हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आई होप आप सभी घर में होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज कंटिन्यू करते हैं हम आज का लेक्चर, जो कि हम कर रहे थे क्लास 9th केमिस्ट्री का पहला चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैटर इन आवर सराउंडिंग में हम अपने सराउंडिंग में जो भी मैटर्स प्रेजेंट है उसके बारे में स्टडी कर रहे थे और मेनली उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज को देख रहे थे। और हमने देखा था कि 5 स्टेट्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट को हमें उतने डिटेल्स में नहीं पढ़ना है, तो उसे हमने छोड़ दिया था। बस उसका इंट्रोड्यूस करके जो बातें बतानी थी मैंने बता दी थी कि प्लाज्मा क्या होता है, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट क्या होता है, मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया था। फिर मैंने सॉलिड, लिक्विड, गैस आपको समझाया। आई होप आपको सारा कुछ क्लियर हो गया होगा कि सॉलिड क्या है, लिक्विड क्या है, गैस क्या है। फिर हम चेंजेज इन स्टेट्स देख रहे थे कि स्टेट्स कैसे चेंज होगी, कोई भी चीज कैसे मेल्ट करेगा, मेल्ट करने का मतलब सॉलिड से लिक्विड कैसे बनेगा, फ्रीज कैसे करेगा, फ्रीज करने का मतलब लिक्विड से सॉलिड कैसे बनेगा, वेपोराइज कैसे करेगा, वेपोराइज करने का मतलब लिक्विड से गैस कैसे बनेगा, फिर कंडेंस कैसे करेगा, कंडेंसेशन मतलब गैस से फिर से लिक्विड कैसे बनेगा। या कई ऐसे भी सॉलिड्स हैं जिसे हम सबलाइन कहते हैं, जो कि डायरेक्ट सॉलिड से गैस बन जाते हैं, लाइक नेफ्थलीन, बॉल, आयोडीन, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी चीजें। तो उनमें कैसे होता है, और डिपोजिशन यानी कि जो गैस से डायरेक्ट सॉलिड बन जाते हैं। तो पूरा हमने ये देख लिया था। तो चेंजेज ऑफ स्टेट्स में सबसे मेन बात क्या थी, मैं कुछ बातें यहां डिस्कस करना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा। मेन बातें क्या थी, स्टेट अगर मैटर का आपको बदलना है, किसी भी मैटर का अगर आपको स्टेट बदलना है तो आपके पास कितने वेज थे बाबू? 2। फर्स्ट टेम्परेचर चेंज कर दो, सेकेंड प्रेशर चेंज कर दो। टेम्परेचर और प्रेशर यही दोनों आपका क्या कर रहे थे, यही दोनों आपके स्टेट को बदलने में आपकी मदद कर रहे थे। अब रही बात कि अगर देखो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, मैं थोड़ा समझना चाहता हूं। ऐसे आप समझ गए होंगे टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। ठीक, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से क्या होता है, पार्टिकल्स के बीच में कोलिजन बढ़ जाता है। कोलिजन बढ़ने से क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ जाता है। और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ने से क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कमजोर हो जाता है। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कमजोर होने से क्या होता है, स्टेट बदल जाता है। सारा खेल तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का ही ना है। सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज्यादा, लिक्विड में उससे कम, गैस में सबसे कम। तो सारा खेल तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का है। आ रहा है ना समझ में? तो टेम्परेचर से क्या हो रहा था, काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो बदल रहा था। और काइनेटिक एनर्जी बदलने से इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस के बदलने से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के बदलने से स्टेट। ठीक, अब रही बात प्रेशर क्या करता है। तो अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे बाबू, प्रेशर के इफेक्ट में मैं थोड़ी बात करना चाहता हूं यहां पे। प्रेशर अगर आप बढ़ाओगे तो क्या होगा, कंडेंसेशन। प्रेशर अगर बढ़ाओगे तो मतलब प्रेस होगा तो वो कंप्रेस होगा, कंप्रेस होने से वॉल्यूम रिड्यूस होगा, वॉल्यूम कम होगा। वॉल्यूम कम होने का मतलब क्या है, मॉलिक्यूल्स के बीच का इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम जाएगा। और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कमेगा तो क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ जाएगा। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ेगा तो क्या होगा, आप जानते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में अगर चेंज होगा तो स्टेट बदल जाएगा। आ रहा है समझ में? तो हम यहां पर प्रेशर के इफेक्ट पे मेन बात करना चाहते हैं। फिर मैं इवेपोरेशन पे आऊंगा, जो कि मेरा आज का आखिरी टॉपिक है, चैप्टर क्लियर हो जाएगा। मैं थोड़ा सा प्रेशर के इफेक्ट पे देखना चाहता हूं। देखिए, जो लिक्विड है और जो सॉलिड है, अगर उसके स्टेट को आप प्रेशर से बदलना चाहोगे तो उस पर ज्यादा असर नहीं होगा। सॉलिड और लिक्विड के ऊपर प्रेशर का असर उतना ज्यादा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि सॉलिड्स और लिक्विड्स जो है वो कंप्रेसेबल नहीं है, या है भी तो नेग्लिजिबल है। आपने सॉलिड पढ़ा तो क्या पढ़ा, कंप्रेसेबल है ही नहीं। कुछ सॉलिड कंप्रेसेबल है, आपको सर स्पॉन्ज तो कंप्रेसेबल है, तो भाई उसमें तो बीच में एयर ट्रैप है ना, इसीलिए वो कंप्रेसेबल है। तो सॉलिड कंप्रेसेबल है ही नहीं, लिक्विड नेग्लिजिबली कंप्रेसेबल है। तो इन दोनों पे प्रेशर का कोई खास असर नहीं होगा। अब आपको कि नहीं सर, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट तो प्रेशर से उस पर असर पड़ता था। तो बाबू प्रेशर से असर पड़ता था, लेकिन प्रेशर, सिर्फ प्रेशर डाल करके क्या आप किसी सॉलिड को लिक्विड बना सकते हो? नहीं बना सकते। सिर्फ प्रेशर डाल के क्या आप किसी लिक्विड को सॉलिड बना सकते हो? नहीं बना सकते। सिर्फ प्रेशर घटा के क्या लिक्विड को गैस बना सकते हो? नहीं बना सकते। प्रेशर का उतना मेजर रोल नहीं है, आपको टेम्परेचर में ही खेल करना पड़ेगा। हां, प्रेशर थोड़ा बहुत असर डालता है,
ऐसा थोड़े है कि आइस को अगर हम बहुत ज्यादा प्रेशर डाल देंगे तो वो -50 डिग्री सेल्सियस पे पिघल जाएगा, ऐसा नहीं है। समझ रहे हो ना बात? तो प्रेशर का असर सॉलिड से लिक्विड बनने में, लिक्विड से सॉलिड बनने में, यानी सॉलिड और लिक्विड में प्रेशर का असर नेग्लिजिबल है, लेकिन गैसेज पे प्रेशर का असर जबरदस्त है। क्यों? क्योंकि गैसेज कंप्रेसिबल है, गैसेज को कंप्रेस किया जा सकता है। तो सिंस गैसेज आर कंप्रेसिबल, तो उसके स्टेट को बदलने में प्रेशर का असर क्या है? अच्छा खासा है। अगर देखा जाए तो किसी गैस के ऊपर अगर आप प्रेशर को बहुत ज्यादा बढ़ा दोगे तो लिक्विड बन जाएगा, बन जाएगा लिक्विड। टेम्परेचर छोड़ दो, अभी तक सॉलिड लिक्विड में, सॉलिड और लिक्विड का कन्वर्जन अगर करते थे तो प्रेशर बदलना पड़ता था, लेकिन मैं कह रहा हूं कि गैस को अगर गैस का स्टेट आपको बदलना है ना, गैस को क्या बदलोगे? गैस को लिक्विड बनाओगे। तो सिर्फ प्रेशर की मदद से भी गैस को लिक्विड बनाया जा सकता है, सिर्फ प्रेशर की मदद से। आप गैस के ऊपर में प्रेशर को इंक्रीज करते जाओ, इंक्रीज करते जाओ, एक ऐसा समय आएगा कि वो गैस लिक्विड बन जाएगा, बिना टेम्परेचर को बदले, बिना टेम्परेचर को बदले। तो गैसेज के ऊपर में प्रेशर का असर क्या है? जबरदस्त है। तो देखिए आपके नोट में लिखा हुआ है कि बाय इंक्रीजिंग प्रेशर अ गैस कैन बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड ओनली इफ टेम्परेचर इज बिलो इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर। हाँ ठीक है, ये बात है, मैं अभी क्या बता रहा था वो एक पॉइंट ये नोट में ये भी है। और यहां देखिए आपके नोट में एक बात लिखा हुआ होगा, चेंजिंग प्रेशर से क्या होता है, चेंजिंग टेम्परेचर से क्या होता है, ये आपको पता है। और during conversion of states the effect of pressure is negligible in the case of solids and liquids। यानी कि स्टेट चेंज करते वक्त सॉलिड और लिक्विड के केस में प्रेशर का असर क्या है? नेग्लिजिबल है, बिकॉज दे आर नॉट कंप्रेसिबल, क्योंकि वो कंप्रेसिबल नहीं है। बट फॉर गैसेज इफेक्ट्स ऑफ प्रेशर इज सिग्निफिकेंट बिकॉज दे आर कंप्रेसिबल। गैसेज के ऊपर में जो प्रेशर का असर है वो सिग्निफिकेंट है, यानी महत्व रखता है। क्यों? क्योंकि वो कंप्रेसिबल हैं, क्योंकि वो कंप्रेसिबल हैं। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, प्रेशर और टेम्परेचर अगर दोनों वैरी कर रहा हो तो किसका प्रभाव ज्यादा होगा? टेम्परेचर का। याद रखिएगा, टेम्परेचर का असर ज्यादा प्रोमिनेंट है एज कंपेयर टू प्रेशर। सॉलिड लिक्विड के केस में तो प्रेशर का असर ही नहीं हो रहा है, लेकिन टेम्परेचर का असर ज्यादा प्रोमिनेंट है। यानी अगर आप टेम्परेचर भी बदल रहे हो और प्रेशर भी बदल रहे हो तो किसका असर ज्यादा होगा? टेम्परेचर का। वैसे प्रेशर का भी असर होगा। ओके, अब देखिए, तो मैंने अभी कहा कि गैसेज के प्रेशर को बढ़ा करके बढ़ा करके बढ़ा करके आप उसे लिक्विड बना सकते हैं, बात सही है। लेकिन यहां भी एक बात है, टेम्परेचर खेल जाएगा। क्या खेल जाएगा? आप प्रेशर बढ़ा रहे हो, लेकिन कहा जाता है कि हर एक गैस का एक क्रिटिकल टेम्परेचर होता है। ध्यान से सुनिएगा, हर एक गैस का एक क्रिटिकल टेम्परेचर होता है। क्या होता है क्रिटिकल टेम्परेचर? क्रिटिकल टेम्परेचर वह टेम्परेचर है जिससे अगर अधिक टेम्परेचर होगा, क्रिटिकल टेम्परेचर से अगर अधिक टेम्परेचर होगा तो आप कितना भी प्रेशर लगा लो, गैस लिक्विड नहीं बनेगा। अब समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? मैं पहले क्या कहा कि गैसेज चूंकि कंप्रेसिबल है तो उस पर प्रेशर का असर जबरदस्त है। फर्स्ट पॉइंट क्लियर। मतलब सिर्फ प्रेशर बढ़ा के भी गैस को लिक्विड बनाया जा सकता है, वेपर को लिक्विड बनाया जा सकता है। लेकिन अब मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि अगर टेम्परेचर एक सर्टेन वैल्यू से अधिक होगा तो आप चाहे कितना भी प्रेशर लगा लो, गैस लिक्विड नहीं बनेगा। जैसे कि एलपीजी, प्रोपेन हमारे एलपीजी में एक गैस होता है प्रोपेन, इसके लिए 97 डिग्री सेल्सियस है वैल्यू क्रिटिकल टेम्परेचर का। आप याद रख सकते हो। बाकी गैसेस का तो माइनस में है तो उस पर आप देखेंगे भी नहीं। तो मान लीजिए कि प्रोपेन का है 97 डिग्री सेल्सियस। अब जरा ध्यान देखो, इसका मतलब क्या है? ये प्रोपेन का क्रिटिकल टेम्परेचर है 97 डिग्री सेल्सियस। कहने का मतलब यह है कि अगर 97 डिग्री सेल्सियस से अधिक टेम्परेचर होगा, मान लो कि 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो आप कितना भी प्रेशर लगाओगे ना, प्रोपेन लिक्विड नहीं बनेगा, कितना भी लगा लो, क्योंकि टेम्परेचर क्या है? क्रिटिकल टेम्परेचर से ज्यादा है।
समझ रहे हो बात? तो अगर क्रिटिकल टेम्परेचर से अधिक टेम्परेचर होगा तो नो मैटर आप कितना प्रेशर लगा दो, गैस लिक्विड नहीं बनेगा। लेकिन अगर टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से कम हो तो आप आसानी से प्रेशर लगा के गैस को डायरेक्ट लिक्विड बना सकते हो बिना टेम्परेचर चेंज के। कहने का मतलब यह है कि अगर प्रोपेन है हमारे पास और टेम्परेचर 90 डिग्री सेल्सियस है तो प्रेशर लगा दो, प्रोपेन लिक्विड बन जाएगा, आराम से बन जाएगा। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से कम है। आया समझ में क्या है क्रिटिकल टेम्परेचर? क्रिटिकल टेम्परेचर का डिफिनेशन देखिए, नोट में लिखा हुआ है कि दैट टेम्परेचर अबव व्हिच अ गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड बाय इंक्रीजिंग प्रेशर। यानी वह टेम्परेचर जिससे अधिक अगर टेम्परेचर होगा तो प्रेशर की मदद से आप गैस को लिक्विफाई नहीं कर सकते। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। क्रिटिकल टेम्परेचर समझ में आ गया, प्रेशर का असर समझ में आ गया, प्रेशर का असर गैसेज में क्यों सिग्निफिकेंट है पता चल गया, क्योंकि वो कंप्रेसेबल है, और क्यों नेग्लिजिबल है सॉलिड और लिक्विड के केस में, क्योंकि वो इनकंप्रेसेबल है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो सारी चीजें अब क्लियर हो गई होंगी कि स्टेट्स कैसे बदला जा सकता है। और याद कीजिए, मैंने जब डिफिनीशन लिखा रहा था, नोट में भी लिखा था लिक्विफिकेशन, और मैंने कहा था कि टेम्परेचर घटा के और प्रेशर बढ़ा के गैस को लिक्विड बनाना लिक्विफिकेशन कहलाता है। तो वहां पर मैं इस पॉइंट को मेंशन करना मुझसे छूट गया था, वहां पर था भी नहीं, वहां हम लोग मेनली लेटेंट हीट की तरफ चले गए थे तो वो छूट गया था पॉइंट। तो आई होप आपका ये क्लियर हो गया होगा कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या होता है और लिक्विफिकेशन कैसे होता है। क्लियर? कोई डाउट हो तो आप पूछिएगा, तो मैं डाउट सॉल्व कर दूंगा। अब हम लोग आते हैं अपने आखिरी टॉपिक की तरफ, जो इस चैप्टर में हमारा आखिरी पॉइंट है, नाम है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन, व्हाट इज इवेपोरेशन? तो देखिए पहले डिफिनीशन देख लेते हैं। कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, यानी लिक्विड का वेपर बन जाना उसके बॉइलिंग पॉइंट के नीचे। अब देखो होता क्या है, लिक्विड आप ले लीजिए, लिक्विड को आप गर्म करना शुरू कीजिए तो लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा और एक समय आएगा जब लिक्विड बॉयल करने लगेगा। क्लियर? बॉयल करने लगेगा और बॉयल कर करके वो वेपर बन के उड़ने लगेगा। यही होता है ना। लेकिन आप ऐसा सोचो कि क्या हमेशा जब लिक्विड वेपर बनता है तो क्या वो बॉयल करता है? क्या ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता है। आप एक ग्लास में या एक थाली है आपके पास, उस थाली में आपका बस कितना बर्तन धोते हैं, बर्तन हम लोग बर्तन, हमारे घर में बर्तन धोया जाता है खाना बनाने के बाद, ये थाली या ये, तो उसे हम डाल देते हैं बर्तन धो के, या बर्तन में पानी छूट जाता है तो वो पानी सूख जाता है ना, सूख जाता है कि नहीं सूख जाता है? आप कपड़ा धो करके छत पे डाल देते हो तो वो कपड़ा शाम तक में सूख जाता है ना, सूख जाता है। मतलब क्या हुआ, उसमें जो वाटर था वो वेपोरेट कर गया। वाटर क्या था? वो वेपर बन के उड़ गया, उड़ गया। लेकिन क्या दिन के समय कभी भी टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हुआ? पानी वेपर बनता है कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या है बाबू? 100 डिग्री सी। तो क्या सारे दिन में कभी भी ऐसा टाइम आया जब टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हुआ हो? नहीं आया, नहीं आया। फिर भी कपड़ा सूख गया, क्यों? क्योंकि पानी को वेपर बनने के लिए 100 डिग्री सेल्सियस होने की जरूरत नहीं। यानी पानी अपने बॉइलिंग पॉइंट के नीचे भी वेपर बनता है। यानी ये लिक्विड जो वेपर बनता है वो जरूरी नहीं कि बॉइलिंग पॉइंट पर ही बने, उसके कम टेम्परेचर पर भी बनता है, और कम टेम्परेचर पे जो बनता है उसी को हम इवेपोरेशन कहते हैं। तो इसीलिए लिखा हुआ है कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, यानी बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर है फिर भी लिक्विड वेपर बन रहा है, इस प्रोसेस को हम कहेंगे इवेपोरेशन। आया समझ में? पक्का? डिफिनीशन क्लियर हो गया? और इवेपोरेशन आपको दिखता है एवरीडे लाइफ में। आप अपने फ्लोर पे, फर्श पे एक गिलास पानी ऐसे डाल दीजिए, पानी क्या हो, सूख जाएगा कुछ देर में। आप एक गिलास पानी रख दीजिए, 2 दिन 3 दिन रखा रहेगा, पूरा गिलास का पानी वेपर बन के उड़ जाएगा। कहां गया पानी? वेपर बन गया। लेकिन क्या वो पानी कभी खौला? नहीं खौला। खौलने के लिए तो 100 डिग्री सेल्सियस चाहिए ना, तो वो खौला नहीं, लेकिन वेपर बन गया। यानी कि बॉइलिंग पॉइंट के नीचे ही इसका कन्वर्जन हो गया, ये इवेपोरेशन कहलाता है। आई होप आपको इवेपोरेशन का डिफिनीशन क्लियर हो गया होगा। देखिए आपके नोट में इवेपोरेशन का डिफिनीशन लिखा हुआ है,
लिखा हुआ है कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। समझ में आ गया? बॉइलिंग पॉइंट के नीचे किसी भी चीज का लिक्विड का वेपर बन जाना इवेपोरेशन कहलाता है। अब देखिए इवेपोरेशन होता कैसे, तो ये बात तो आपको पता है, लेटेंट हीट पढ़ चुके हैं आप, तो आपको ये बात तो पता है कि किसी भी लिक्विड को अगर वेपर बनना है तो उसको लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन चाहिए। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ही ना लिक्विड को वेपर बनाता है, तो वो तो चाहिए। तो कहां से मिलेगा उसे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन? तो करेगा क्या? अब देखो होता क्या है वेपोरेशन में, जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अपने सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब करते हैं। सराउंडिंग से हीट क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं। और एब्जॉर्ब करते करते जब उसको उतना एनर्जी मिल जाता है जिससे कि वो क्या हो सके, वेपर में कन्वर्ट हो सके, तो वो वेपर में कन्वर्ट होके उड़ जाते हैं। आया समझ में? तो ड्यूरिंग इवेपोरेशन अ लिक्विड एब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम इट्स सराउंडिंग और फ्रॉम एनी अदर बॉडी इन कंटेक्ट विथ इट एंड गेट कन्वर्टेड इनटू वेपर। यानी इवेपोरेशन के दौरान जो लिक्विड होता है वो अपने सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब करता है या किसी भी उस चीज से जिसके वो कांटेक्ट में है उससे हीट एब्जॉर्ब करता है और उस हीट का यूज करके उड़ जाता है, वेपर बन के चला जाता है एनवायरमेंट में। ऐसा समझ में इवेपोरेशन कैसे होता है? पक्का? ओके ठीक है। अब सवाल उठता है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिससे इवेपोरेशन प्रभावित होता है। तो फर्स्ट है टेम्परेचर। सीधी सी बात है, टेम्परेचर ज्यादा होगा इवेपोरेशन ज्यादा तेजी से होगा। आप याद रखें, गर्मी ज्यादा होती है तो कपड़ा जल्दी सूखता है ना, सीधे कपड़ा सूखने से एकदम रिलेट कर लो, फैक्टर से एकदम याद हो जाएंगे। गर्मी महीना में कपड़ा जल्दी सूखता है, क्यों? क्योंकि टेम्परेचर अधिक होता है। धूप ज्यादा तगड़ा होगा तो कपड़ा जल्दी सूख जाएगा, यानी इवेपोरेशन तेज होगा। तो टेम्परेचर सपोर्ट करता है, ज्यादा टेम्परेचर रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा। सेकेंड इज सरफेस एरिया। सरफेस एरिया मतलब क्या? कपड़ा को सूखने के लिए गए, कपड़ा को ऐसे पूरा पसार के रखे तब जल्दी सूखेगा कि जमा करके रखे तब जल्दी सूखेगा? ऑब्वियस है पसार के रखोगे तब जल्दी सूखेगा, यानी सरफेस एरिया अधिक कर दिया तो कपड़ा जल्दी सूख गया, यानी इवेपोरेशन तेजी से हुआ ना। एक गिलास पानी है उसको गिलास में रख दो और उसको थाली में रख दो, कहां से पानी जल्दी उड़ जाएगा? थाली से। क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया ज्यादा है। तो सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा होगा। सेकंड, सरफेस एरिया सपोर्ट करता है, ये भी इवेपोरेशन को फास्ट करता है। ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी मतलब क्या होता है? ह्यूमिडिटी मतलब होता है कि इन्वायरमेंट में मौजूद मॉइस्चर, एयर जो होता है उसमें मॉइस्चर मौजूद होता है, तो इन्वायरमेंट में मौजूद मॉइस्चर को ही कहते हैं ह्यूमिडिटी। तो अगर इन्वायरमेंट में मॉइस्चर ज्यादा होगा तो इवेपोरेशन धीरे धीरे होगा ना। इन्वायरमेंट में ऑलरेडी मॉइस्चर ज्यादा है, तो ऑलरेडी जब इन्वायरमेंट में पानी का कंटेंट ज्यादा है तो पानी कैसे जाएगा? समझ रहे हो? तो मॉइस्चर अगर ज्यादा होगा एनवायरमेंट में तो ह्यूमिडिटी अगर ज्यादा होगा तो क्या होगा? इवेपोरेशन का रेट स्लो हो जाएगा, यानी ये अपोज करता है। ज्यादा ह्यूमिडिटी कम इवेपोरेशन, कम ह्यूमिडिटी ज्यादा इवेपोरेशन। आया समझ में? फोर्थ इज विंड स्पीड। हवा चल रही है, एक बताओ, तेजी से हवा चलती है तो कपड़ा जल्दी सूखता है, हवा रुका हुआ तो देर से सूखता है ना ये बात? तो यानी तेजी से हवा चलेगी तो इवेपोरेशन फास्ट होगा। अब आप कहोगे सर क्यों फास्ट होगा? टेम्परेचर, अगर विंड स्पीड अधिक होगा तो क्यों फास्ट होगा? क्योंकि बाबू हवा आएगा तो जो भाप बनेगा उसको जल्दी जल्दी उड़ा के ले जाएगा, तो जल्दी जल्दी उड़ा के ले जाएगा तो इवेपोरेशन फास्ट में होगा ना। टेम्परेचर ज्यादा होने से क्यों इवेपोरेशन ज्यादा है? क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा होगा तो उसको जल्दी से मिल जाएगा लेटेंट हीट। टेम्परेचर अधिक होगा तो लेटेंट हीट जुटाना आसान होगा ना, तो जुटा लेगा और उड़ जाएगा। सरफेस एरिया ज्यादा होने से क्या होगा? सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में ज्यादा होगा तो जल्दी उड़ जाएगा, क्योंकि इवेपोरेशन जो होता है ना वो सरफेस एरिया से ही होता है, ये याद रखिएगा। इवेपोरेशन हमेशा सरफेस एरिया से होता है, ये डिफरेंस में लिखा होगा। बॉइलिंग जब होता है तो बॉइलिंग हर जगह से होता है, बॉइलिंग नीचे से लेकर ऊपर तक हर जगह से भाप निकलता है। जब बॉइलिंग होता है तो वेपर बॉटम से भी निकलता है, टॉप से भी निकलता है। जब इवेपोरेशन होता है तो सिर्फ वेपर टॉप से निकलता है, याद रखने की चीज है। ह्यूमिडिटी समझ ही गए और विंड स्पीड समझ ही गए, तो ये सारे फैक्टर्स हैं, नोट में देख लीजिए कि द रेट ऑफ इवेपोरेशन इन अ लिक्विड डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग फैक्टर। कौन कौन से फैक्टर्स हैं? फर्स्ट इज टेम्परेचर, हायर विल बी द टेम्परेचर फास्टर विल बी द इवेपोरेशन। टेम्परेचर ज्यादा इवेपोरेशन फास्टर। सेकेंड इज सरफेस एरिया, ग्रेटर विल बी द सरफेस एरिया, मोर विल बी द रेट ऑफ इवेपोरेशन। सरफेस एरिया ज्यादा, इवेपोरेशन का रेट ज्यादा। थर्ड इज ह्यूमिडिटी, लेसर विल बी द ह्यूमिडिटी इन एयर, मोर विल बी द रेट ऑफ इवेपोरेशन। यानी कि ह्यूमिडिटी जितना कम होगा हवा में इवेपोरेशन उतना ज्यादा होगा, यानी अपोज में आ गया ये। एंड द फोर्थ इज विंड स्पीड, हायर विल बी द विंड स्पीड, मोर विल बी द रेट ऑफ इवेपोरेशन। विंड स्पीड ज्यादा होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा होगा।
क्लियर हो गए? फैक्टर समझ में आ गया? कपड़े धो सुखाने से जो ऐड कर लो सब कुछ याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं। देखिए अब अगला पॉइंट है प्रोड्यूसेज कूलिंग इफेक्ट। क्या मतलब है इसका? इवेपोरेशन जब होता है ना तो वो कूलिंग इफेक्ट लाता है, यानी ठंडा करता है चीजों को। अब आपको कहोगे सर क्यों ठंडा करता है? सोचो, अब सोचो आप कि इवेपोरेशन हो रहा है किसी लिक्विड से, तो लिक्विड से अगर इवेपोरेशन हो रहा है तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं? सराउंडिंग से हीट कलेक्ट कर रहे हैं और हीट कलेक्ट करके वेपर बन के उड़ जा रहे हैं। तो अगर, और हीट से ही तो टेम्परेचर बढ़ता है, तो अगर लिक्विड के मॉलिक्यूल हीट कलेक्ट करके उड़ जा रहे हैं तो लिक्विड को छोड़ के चले जा रहे हैं, तो हीट लेके जा रहे हैं ना। तो अगर हीट लेके जा रहे हैं तो लिक्विड कूल होता जाएगा ना। आया समझ में? जब इवेपोरेशन होता है तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? हीट कलेक्ट करते हैं चारों तरफ से और उड़ जाते हैं। तो क्या होता है? अगर सराउंडिंग से वो हीट एब्जॉर्ब किया तो सराउंडिंग के टेम्परेचर को रिड्यूस करेगा ना। हीट जहां से लिया जाता है वो उसका टेम्परेचर रिड्यूस होता है ना। तो सराउंडिंग से वो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है तो सराउंडिंग कूल हो जाएगा, सराउंडिंग का टेम्परेचर रिड्यूस हो जाएगा, और सराउंडिंग का टेम्परेचर रिड्यूस हो जाएगा तो कूलिंग इफेक्ट आ गया ना, ठंडा हो जाएगा ना। यही रीजन है ना कि आजकल गर्मी के महीना में आप पेड़ के नीचे बैठते हैं तो आपको बड़ा ठंडा ठंडा लगता है। पेड़ के नीचे बैठना बड़ा ठंडा ठंडा महसूस होता है। क्यों? क्योंकि पेड़ क्या होता है, पेड़ आपको पता है पेड़ फोटोसिंथेसिस करता है और लगातार उसमें से वाटर वेपर इवेपोरेट होते रहते हैं। तो लगातार अगर वाटर वेपर इवेपोरेट रहेगा तो वहां पे कूलिंग इफेक्ट लाएगा, तो इसलिए पेड़ के नीचे ठंडक महसूस होती है। इवेपोरेशन ठंडक महसूस कराता है। तो देखिए पॉइंट लिखा हुआ है नोट में, सुन लीजिए। इवेपोरेशन प्रोड्यूसेज कूलिंग इफेक्ट बिकॉज ड्यूरिंग इवेपोरेशन लिक्विड मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग ड्यू टू विच एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड डिक्रीजेज एज द रिजल्ट टेम्परेचर डिक्रीजेज। यानी कि सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब करता है जिसकी वजह से एवरेज काइनेटिक एनर्जी घट जाता है। अब सबसे हीट ले लेगा तो सबका काइनेटिक एनर्जी घट जाएगा ना, और काइनेटिक एनर्जी घटेगा तो टेम्परेचर घट जाएगा। आया समझ में? और एक बात बताओ, इवेपोरेशन किसका जल्दी होगा? ज्यादा एनर्जेटिक मॉलिक्यूल का कि कम एनर्जेटिक मॉलिक्यूल का? ज्यादा एनर्जेटिक मॉलिक्यूल का, वही ना भाग सकता है। तो ज्यादा एनर्जेटिक मॉलिक्यूल भाग जाएगा, तो ज्यादा एनर्जेटिक मॉलिक्यूल भाग गया और जाते जाते सराउंडिंग से भी हीट लेके गया। आप इसको ऐसे समझिए, एक क्लास में चलिए मान लेते हैं कि हम काइनेटिक एनर्जी को रुपया से जोड़ देते हैं। मान लीजिए कि एक क्लास में 10 बच्चे, ठीक, 10 बच्चे में किसी के पास 10 रुपया, किसी के पास 20 रुपया, किसी के पास 5 रुपया, ऐसे ऐसे करके किसी के पास 500 रुपया, यानी 10 बच्चे मिला करके 1000 रुपया है। ठीक, एवरेज कितना है? 100 का। 10 बच्चे 1000 रुपए, उसमें से किसी एक बच्चे के पास 500 रुपया है सपोज, और इस क्लासरूम से बाहर जाने के लिए 600 रुपये की जरूरत है। ठीक, अगर यहां से जाना है तो 600 रुपया दो, चले जाओ। हाँ, स्कूल में स्कूल फीस जो कलेक्ट किया जा रहा है, ठीक है, मान लो। तो जिस बच्चा के पास 500 है, कौन इस रूम को छोड़कर किसके जाने की संभावना सबसे ज्यादा बनती है? उस 500 वाले की, क्योंकि उसके पास 500 ऑलरेडी है, वो हाई एनर्जेटिक पहले से ही है। उसको 100 रुपया कहीं से मिल जाए वो भाग जाएगा। उसका कोई एक मित्र है, उस 10 बच्चे में से एक कोई उसका दोस्त है, उसने कहा दोस्त मेरे पास 100 रुपया है, तुम लो और चले जाओ। या उसके बाकी दोस्तों ने मिलकर इसे 100 रुपया दिया, इसके पास 600 रुपया हुआ, ये रुपया दिया और भाग गया। तो अब देखिए क्लास में कितने बच्चे बाकी रह गए? 9 बच्चे, और टोटल रुपया कितना बचा? 400 मात्र, क्योंकि 600 तो गया लेके, तो 400 ही बचा ना। अब एवरेज क्या हो गया? 400/9, लगभग कितने का एवरेज आ गया? 40 के आसपास का, 44 45 के आसपास का। तो इतना कम गया एवरेज, जो एवरेज 100 पे था एकाएक 40-45 पे आ गया। कितना रिड्यूस हुआ? तो एवरेज एनर्जी घट गया ना, और एवरेज एनर्जी घटेगा तो टेम्परेचर घट जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो जब इवेपोरेशन होता है तो हाई एनर्जेटिक मॉलिक्यूल्स जो होते हैं लिक्विड के, वो पहले भाग जाते हैं, और भागते भागते अगल बगल वाला का भी एनर्जी लेके जाते हैं, तो एवरेज एनर्जी रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से टेम्परेचर रिड्यूस हो जाता है। आई होप समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो वॉइस नोट भेजिएगा व्हाट्सएप वाले नंबर पर, मैं समझा दूंगा। ठीक है, अब यहां पर मैं एग्जाम्पल लूंगा अर्थ पॉट का। आजकल गर्मी का महीना चल रहा है, तो मिट्टी के घड़े में अगर आप पानी रखोगे तो पानी ठंडा रहता है। उसके जगह पे अगर आप मेटल कंटेनर में रख दोगे, मेटल वाला घड़ा में,
तो पानी गर्म हो जाता है। रीजन है क्यों अर्थ पॉट में पानी ठंडा क्यों रहता है, तो इसका आंसर देखिए। सबसे पहली चीज तो यह है, अर्थ पॉट में वाटर के कूल रहने के दो रीजन। फर्स्ट रीजन क्या है, पहला रीजन है कि अर्थ पॉट सॉइल का बनता है और सॉइल बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। तो अगर आप रख दोगे तो सराउंडिंग का हीट आसानी से पानी तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि बीच में मिट्टी का घड़ा है। तो मिट्टी अर्थ का बैड कंडक्टर, अर्थ कहते हैं हीट का बैड कंडक्टर, तो हीट को पानी तक जाने नहीं देगा, तो जाने से बच गया तो गर्म नहीं होगा। तो सराउंडिंग से उसको हीट मिला नहीं तो पानी कूल है। ये पहला असर हुआ। फर्स्ट इज अर्थ पॉट इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड सेकेंड फैक्टर इज इवेपोरेशन। अब आपको सर इवेपोरेशन कैसे, अब देखिए अर्थ के जो पॉट होते हैं वो सॉइल के बनते हैं। सॉइल के बीच में इंटर पार्टिकल स्पेस होता है, उनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। तो उन पार्टिकल्स से हो करके क्या होगा, पानी के मॉलिक्यूल्स कहां आएंगे, सरफेस पर आएंगे और सरफेस पे आके इवेपोरेट करेंगे। तो जब इवेपोरेट करेंगे तो कूलिंग इफेक्ट लाएंगे, पानी ठंडा हो जाएगा। आप देखते होंगे जो सत्तू बना के बेचता है, सत्तू वाला सर, देखते होंगे मिट्टी का घड़ा रखता है, उस पर एक लाल कलर का कपड़ा रखता है और उसको पानी से भिगाते रहता है। देखे हैं क्या, देखे होंगे, पानी से भिगाते रहता है। क्यों, क्योंकि अगर वो पानी से भिगाता रहेगा तो जो पानी वो डालेगा पॉट पर वो पानी इवेपोरेट होता रहेगा और पानी इवेपोरेट होता रहेगा तो कूलिंग इफेक्ट लाता रहेगा, तो पॉट को वो ठंडा रखेगा। अब पॉट ठंडा रहेगा तो पानी ठंडा रहेगा। आया समझ में? तो अर्थ पॉट में रखा हुआ पानी समर डेज में ठंडा रहता है। क्यों, क्योंकि फर्स्ट फैक्टर इज कि अर्थ पॉट बैड कंडक्टर ऑफ हीट है एंड सेकेंड फैक्टर क्या है कि वहां से इवेपोरेशन होता है। और आप जानते हो इवेपोरेशन बड़ा भयंकर कूलिंग इफेक्ट लाता है। मैं क्लास में रहता तो इसे और डिटेल्स करता, मैं न्यूमेरिकल जब बनवाऊंगा तो वहां मैं न्यूमेरिकल बनवाऊंगा इससे भी रिलेटेड कि कितना ग्राम पानी उड़ेगा तो कितना टेम्परेचर रिड्यूस हो जाएगा। न्यूमेरिकल्स करवाएंगे, चिंता मत कीजिए। इसमें अभी इस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स पे हमें वर्क करना है। अभी 1, 2, 3 क्लास जब इंस्टीट्यूट खुलेगी तो हमें इस पे वर्क करना है, लेकिन मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं। अब जरा आप सोचिए, 1 ग्राम पानी को 1 डिग्री सेल्सियस ठंडा करने के लिए कितना कैलोरी हीट चाहिए? 1 कैलोरी। सोचिए 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बदलने के लिए 1 ग्राम को 1 कैलोरी चाहिए था ना बाबू, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। हाँ, और 1 ग्राम पानी को वेपर बनाने के लिए कितना हीट चाहिए? 540 कैलोरी। यानी अगर आप सोचिए कि 1 ग्राम पानी अगर उड़ेगा तो कितना हीट लेके जाएगा? 540 कैलोरी लेके जाएगा। 1 ग्राम पानी उड़ेगा तो 540 कैलोरी लेके जाएगा। यानी कि ओवरऑल कितना एनर्जी घट गया यहां पे? 540 घट गया। 540 घटने का मतलब जानते हो कि 540 ग्राम पानी 1 डिग्री सेल्सियस ठंडा हो जाएगा। यानी 1 ग्राम पानी अगर उड़ता है तो 540 ग्राम पानी 1 डिग्री सेल्सियस ठंडा हो जाता है। आई होप आप रिलेट कर पाएंगे। अगर नहीं कर पाए कोई दिक्कत नहीं, इंस्टीट्यूट जब खुलेगी तो मैं फिर से बात करूंगा, लेकिन मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, काश आप समझ जाए। मैं ये कह रहा हूं कि सोचो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर क्या है? 540 कैलोरी पर ग्राम। यानी 1 ग्राम पानी अगर उड़ेगा तो 540 कैलोरी हीट लेके जाएगा, और वो 540 कैलोरी हीट अगर यहां से लेके गया तो 540 ग्राम पानी 1 डिग्री सेल्सियस ठंडा हो जाएगा। क्योंकि 540 ग्राम पानी जब 1 डिग्री सेल्सियस ठंडा होगा तब वो 540 कैलोरी हीट देगा, और वो 540 कैलोरी हीट लेके ये 1 ग्राम उड़ जाएगा। तो पानी को बहुत ज्यादा ठंडा करेगा नहीं ये। तो इवेपोरेशन बहुत जबरदस्त कूलिंग इफेक्ट लाता है, और यही रीजन है कि अर्थ पॉट का पानी ठंडा रहता है। आपको ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया तो अर्थ पॉट का पानी ठंडा क्यों रहता है समझ में आ गया। और वो सत्तू वाला जो है क्यों पानी डालते रहता है बर्तन के ऊपर, वो भी समझ में आ गया होगा। आई होप आपको क्लियर हो गया। कपड़ा लगा के रखता है, कपड़ा जिससे कि वाटर होल्ड करके रखे, लगातार अर्थ पॉट भींगा हुआ रहे। चलिए, तो ये सारी बातें होंगी। और पोर्स से होकर हीट आती भी है बाहर, हीट कहते हैं पानी बाहर भी आता है। तो ये हो गया इवेपोरेशन। आई होप आपका क्लियर हो गया होगा। आखिरी पॉइंट है डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन, नोट में लिखा हुआ है। तो देखिए बॉइलिंग इवेपोरेशन में क्या अंतर है, मैं पढ़ के सुना देता हूं। सबसे पहला लिखा गया फर्स्ट, एक तरफ बॉइलिंग एक तरफ इवेपोरेशन। फर्स्ट देखिए नोट में देख लीजिए, इट इज अ रैपिड प्रोसेस। बॉइलिंग क्या है? एक रैपिड प्रोसेस है, तेजी में होता है। इट इज अ स्लो प्रोसेस। इवेपोरेशन एक स्लो प्रोसेस है। इट अकर्स व्हेन लिक्विड इज हीटेड। बॉइलिंग में क्या लिखा है कि ये तब होता है जब लिक्विड को गर्म किया जाता है। इट टेक्स प्लेस ऑन इट्स ऑन।
इवेपोरेशन अपने आप होता है, उसे करवाने की जरूरत नहीं होती है। बिल्कुल सही बात, इवेपोरेशन तो खुद ब खुद हो जाता है। थोड़े हम कपड़ा छत पे डालते हैं, नीचे में गैस जला के रखते हैं, ओहो गर्म हो, नहीं, गर्म करने की कोई जरूरत नहीं, खुद ब खुद हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है इट टेक्स प्लेस एट अ सर्टेन टेम्परेचर कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि बॉइलिंग जो होता है एक सर्टेन टेम्परेचर पे होता है जिसे हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। इवेपोरेशन इट टेक्स प्लेस एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, इवेपोरेशन किसी भी टेम्परेचर पे होता है, बॉइलिंग पॉइंट से नीचे भी। ठीक, बॉइलिंग में चौथा पॉइंट है कि इट अकर्स फ्रॉम होल वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड। मैंने बात की, जब बॉइलिंग होता है तो वेपर कहां से निकलता है, पूरे वॉल्यूम से निकलता है, हर जगह से, ऊपर नीचे साइड हर जगह से भाप निकलता है। और इवेपोरेशन में क्या, इट अकर्स ओनली फ्रॉम सरफेस ऑफ द लिक्विड, यानी ये सिर्फ सरफेस से होता है। एंड नेक्स्ट, इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी कूलिंग इफेक्ट, बॉइलिंग कोई कूलिंग इफेक्ट नहीं लाता है। और इवेपोरेशन इट प्रोड्यूसेज कूलिंग इफेक्ट, इवेपोरेशन कूलिंग इफेक्ट लाता है। आई होप आपका क्लियर हो गया होगा इवेपोरेशन और बॉइलिंग में डिफरेंस, इवेपोरेशन क्या है, सब कुछ समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो बाबू आराम से पूछिए, वॉइस नोट बना के भेजिए या लिख के भेजिए। अगर ज्यादा दिक्कत हो व्हाट्सएप पे तो मेरा पर्सनल नंबर सबके पास है, वॉइस नोट में क्वेश्चन पूछिए। अगर टाइप करने में आपको प्रॉब्लम होती है तो आप वॉइस नोट में क्वेश्चन पूछिए। वॉइस नोट भेजना आता है ना, वो दबा देते हैं, वहां साइड में रहता है माइक जैसा सिंबल, उसको दबा के बोल दो कि प्रॉब्लम मेरे पास आ जाएगा, मैं सॉल्यूशन भेजूंगा। जैसे भी हो बाबू बढ़िया से बेटर करो। 2 चैप्टर्स हमने क्लियर कर लिया, हमने बायोलॉजी में एक्सेल भी क्लियर कर लिया और हमने यहाँ पर मैटर इन आवर सराउंडिंग भी क्लियर कर लिया। अब हम लोग टिश्यू पढ़ेंगे इसके बाद। इसका एक्सरसाइज सीट मैं पीडीएफ भेज दूंगा ग्रुप में, तो उसको बना लीजिएगा और नेक्स्ट डे से हम लोग टिश्यू स्टार्ट करेंगे। और हाँ, एक ये भी था रिवीजन वीडियो हम लोग का बाकी है, सेल का भी और मैटर इन आवर सराउंडिंग का भी। तो जब तक आप एक्सरसाइज सीट नहीं भेजोगे मैं ये रिवीजन वीडियो नहीं देने वाला। तो आप एक्सरसाइज सीट बना के भेजिए। सेल का भी एक्सरसाइज सीट बहुत बच्चों का बचा हुआ है, तो सभी बच्चों का एक्सरसाइज सीट आएगा तभी मैं रिवीजन वीडियो डालूंगा। ये क्लियर है। सिर्फ मैं ही मेहनत करूं ये नहीं होगा, आपको भी मेहनत करना होगा। आप घर पे बैठ के क्या कर रहे हैं, तो मेहनत कीजिए, एक्सरसाइज सीट भेजिए, मैं रिवीजन वीडियो डालूंगा। आ जाएगा रिवीजन वीडियो, चिंता मत कीजिए, लेकिन आप पहले एक्सरसाइज सीट भेजिए। इस चैप्टर का भी एक्सरसाइज सीट तब आएगा जब आप एक्सरसाइज बना के भेजोगे। ओके बाबू, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट डे। अब हम लोग टिश्यू स्टार्ट करेंगे। सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर।